हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, तो उनसे पता मुझे ये चला कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। और वो भी कौन-सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। असल में होता ये है कि सबसे आखिरी का चैप्टर होता है। कई बार स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और मैं आपको एक ही बात बार-बार बोल रहा हूँ इसमें, बच्चों कि ये जो चैप्टर है, ये आपको कम से कम 8 टू 9 मार्क्स दे के जाएगा। 8 टू 9 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में ये दे के जाएगा। और क्यों? क्योंकि इसका जो एक फुल लेंथ क्वेश्चन आएगा, वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स क्वेश्चन क्या इम्पैक्ट करता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें मेहनत भी 6 मार्क्स वाली करनी पड़ती है, राइट? दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने अपने चैनल पर कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं। जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 10 मिनट के कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त तरीके से हमने समझा है। आप देख सकते हैं हमने 10 मिनट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सब में। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट कॉन्सेप्ट में आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आप सोचते हैं कि हम लेंथी वीडियो में कैसे ढूँढें। इसके अलावा हमने एक कैश फ्लो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। उस पर वीडियो बनाया, आप ज़रूर देखेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी चैप्टर जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, आप मुझे बताएँ, कमेंट करें। जितना ज़्यादा कमेंट आप करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हम उस पर वीडियो बनाएँगे और आपकी हेल्प करेंगे। आप अगर इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा सेम नाम है द फाइनल लीप। द फाइनल लीप से ही हम हर जगह, चाहे वो इन यूट्यूब हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, हम हर जगह द फाइनल लीप पे के नाम से आपको मिल जाएँगे। सो अब समय खराब करते हुए नहीं, हम सीधा-सीधा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कुछ इस तरह से। ये आपका एक टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन लिया गया है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें आपको एक बुक का एक सेगमेंट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका ऑटोमैटिकली आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आपको ये मिलता है। आपको क्या ध्यान देना है बच्चों? इस पे हम स्टार्ट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम जब क्वेश्चन इस तरह का कैश फ्लो क्वेश्चन देखते हैं, तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं कि सर हम करें तो करें क्या? बच्चों, आपको सबसे पहले याद रखना है कि क्या करना है। तो करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर से स्टार्ट नहीं करना। क्वेश्चन को स्टार्ट ऊपर से नहीं करेंगे हम। हम क्वेश्चन को करेंगे कहाँ से? तो हम क्वेश्चन को करेंगे नीचे से। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर नीचे से मतलब क्या हुआ आपका? नीचे से मतलब आपका सीधा-सीधा ये रहा कि आप ये देखिए कि नीचे से मतलब ये हुआ कि हम क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। कहाँ से करेंगे दोस्तों? हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो ऐसा क्यों सर? तो अब उसका एक जादू देखिएगा आप, जो मैं आपको करके दिखाऊँगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं और वो कैसे करेंगे? तो उस चीज़ को देखिए। ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले कैश एंड इक्विवेलेंट ऑफ कैश है कितना। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ढूंढ लेते हैं। ये रहा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप आप लोगों को वीडियो में प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाके टीएस ग्रेवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो आपके बुक के लास्ट लास्ट में आपको दिखेगा। जब सारे चैप्टर आपके खत्म हो जाते हैं, इवन कॉमन साइज कंपैरेटिव का चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। उसमें आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अब आप देखते हैं 2021, 2022, यहाँ पर 2021 में आपके पास कैश था 25,000 और यही आपका 2022 में हो गया 50,000। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये नोट डाउन कर देते हैं। क्या नोट डाउन करेंगे हम? तो चलिए सबसे पहले नोट डाउन करते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया ना, सबसे पहले सबसे नीचे की चीज़ लिख ली। ठीक है? कितना है? तो दोस्तों 50,000 रुपए। ठीक है? तो 50,000 रुपए हमने यहाँ पर सीधे-सीधे नोट डाउन कर दिए। ठीक है? इसके बाद इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट है हमारा, वो कितना है? ओपनिंग। कितना है हमारा? दोस्तों ओपनिंग। ओपनिंग कितना है हमारा? 25,000, राइट? तो चलिए दोस्तों देखते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट
कितना था दोस्तों? जैसा कि आपको याद होगा 25,000 राइट? अब देखिए दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूँ कि वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाए? तो सिंपल सी बात है, आ जाएगा हमारा नेट चेंज इन कैश एंड इक्विवेलेंट ऑफ कैश। कितना है दोस्तों? 25,000 मतलब अब एक बात समझिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक वर्किंग नोट में आपको एक बात समझाता हूँ। ये एक्चुअल में वर्किंग नोट में बात नहीं, ये एक्चुअल में एक ट्रिक है। ट्रिक कैसा है? जैसे कि आप जानते हैं, ट्रिक है क्या? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप कैश फ्लो बनाते हैं तो आप 3 एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट? सेकंड इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? थर्ड इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, थर्ड इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखते हैं, कैसे? तो इसको समझते ज़रा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, राइट? इक्वल में आता है हमारा हमेशा जो ऑप्स और जो भी हमारा आंसर होता है व्हिच इज़ नेट चेंज, ठीक है? अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरा ए होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मेरा बी होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मेरा सी होगा और नेट चेंज विल बी माय डी, ठीक है? अब मैं जब एक बार क्वेश्चन की तरफ फिर से मूव करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे पास नेट चेंज आ चुका है। दोस्तों अच्छे से देखिएगा, कैश फ्लो की सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है दोस्तों? इसमें आंसर आपको पहले से पता होता है। आंसर आपको पहले से पता होता है। कैसा आंसर? तो देखते हैं दोस्तों एक बार, कैसा आंसर? तो आंसर ऐसा, ये 25,000 जो आपका नेट चेंज देख रहे हैं आप, ये जो नेट चेंज वर्ड देख रहे हैं ना, ये आपका ऑटोमैटिकली क्या लेता है? ये आपका आंसर होगा, ठीक है? मतलब द वैल्यू ऑफ डी। चलिए दोस्तों, हम डी में लिख देते हैं सबसे पहले 25,000, ठीक है? सबसे पहले 25,000 लिख देते हैं। अब हमारे पास जैसे-जैसे आंसर आता जाएगा वैसे-वैसे हम इसे पोस्ट करते चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें लिखना होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिखा हमने। इसके बाद हम लिखेंगे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, 10 मिनट कांसेप्ट को लेके। कैश फ्लो के आप देख सकते हैं ईज़िली उस वीडियो में कि किस तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं आती हैं। आप जाइए यूट्यूब चैनल पे हमारे द फाइनल लीप सर्च करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको फाइनल लिप का जो दिख रहा है, उसमें आप जाइए और जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, वो वाला टॉपिक एक बार अच्छे से देखिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, तो आंसर भी आपके ईज़िली बनेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम लेंगे क्या? हम लेंगे केवल शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया हुआ है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हमने किया हुआ है कवर। तो देखते हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने का था? 5 लाख का था अभी, 5 लाख का हो गया पहले भी। सो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हमें शेयर कैपिटल को कुछ भी नहीं करना है। 5 लाख का 2021 में भी था, 5 लाख का 2022 में भी है। जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम नोट नंबर देखते हैं 2। इस 2 के थ्रू हम नीचे जाते हैं, ये रहा 2, दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पे? ये रहा 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर कितना था? 1,50,000 अब कितना हो गया? 2,50,000 बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ सकते हैं हम इससे? आगे बढ़ते हैं चलो। आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऐड करके इश्यू ऑफ डिबेंचर्स व्हिच इज़ 1 लाख रुपीज़। दोस्तों कोशिश करिएगा इसको इनर कॉलम में लिखने की, जिससे आउटर कॉलम में डायरेक्ट आपका आंसर बने। अब इसमें 10% बोला हुआ है, तो हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हमें देखना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है हम पूरा क्वेश्चन तो देख लेते हैं लेकिन ये छोटा-सा अमाउंट जो दिख रहा है ना हमें छोटा-सा बिल्कुल ये देखिए, ये प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया आपका ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, 2022 50,000, 75,000 और यहाँ पर एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
that rupees 1 lakh debenture, 10% debenture were issued on 31st March 2022. दिख रहा है दोस्तों? 31st मार्च 2022 को इशू है, मतलब कि क्लोजिंग डेट को। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। 1 लाख रुपए पे आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। लेकिन इसमें आपको करना क्या है? ये जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, जो आपका 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस आप देख रहे हैं, इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास से पैसा जा रहा है। जैसे ही आपके पास से पैसा जा रहा है, इसका मतलब आप सीधे-सीधे इसमें कर देंगे लेस। लेस क्या करेंगे? सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने का कर देंगे दोस्तों? चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 1,50,000 का 10%, 1,50,000 का 10% अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपीज़ ओनली। ये हम कर देते हैं 15,000 रुपीज़ लेस में। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक और चीज़ हमने अभी पढ़ी थी, जस्ट हमने एक नोट में पढ़ा था, प्रपोज़ डिविडेंड। प्रपोज़ डिविडेंड हमने पढ़ा था। प्रपोज़ डिविडेंड में हमने क्या पढ़ा? मैं आपको इसका एक शॉर्ट मैंने बहुत बहुत ही बेहतरीन बनाया, आप जाके देख सकते हैं प्रपोज़ डिविडेंड को हम करते क्या हैं। प्रपोज़ डिविडेंड का प्रीवियस ईयर केवल हम कैलकुलेट करते हैं। केवल प्रीवियस ईयर। दोस्तों, मैं आपके लिए थोड़ा-सा कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ, अदरवाइज़ आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये। ये जो 2021 वाला देख रहे हैं ना दोस्तों, यही वाला अमाउंट केवल हम कंसीडर करेंगे। इसको क्या करेंगे? फाइनेंसिंग में हम लेस कर देंगे एंड ऑपरेटिंग मीन्स जब हम पीबीटी कैलकुलेट करेंगे तब हम इसे ऐड कर देंगे। तो चलिए कितना है याद रखें, अमाउंट कितना था हमारा, जो हमारा पीबीटी का अमाउंट है उसको हमेशा याद रखिए, अदरवाइज़ वो आपको दिक्कत दे सकता है। पीबीटी का अमाउंट था हमारा, पीबीटी से पहले हमें जो प्रपोज डिविडेंड है उसका अमाउंट देखना पड़ेगा, वो था 50,000। अब हमें ये भी देना पड़ेगा, मतलब लेस प्रपोज डिविडेंड। कौन सा वाला दोस्तों, फिर याद रहे, मैं यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ लिख भी देता हूँ। प्रपोज डिविडेंड आप जब भी लिखें तो कौन सा लिखेंगे? हमेशा प्रीवियस ईयर वाला लिखेंगे। कितना? 50,000, ये भी लेस हो गया। ठीक है? इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और हमने देखी थी। देख लेते हैं हमने कितनी चीज़ें हाईलाइट की है पहले क्वेश्चन में। जैसे ही हम हाइलाइट करते हैं क्वेश्चन में, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, हमने शेयर कैपिटल में कोई चेंज हुआ नहीं, ये हमने लिख लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने यहाँ से लिख लिया, इंटरेस्ट भी हमने पे कर दिया, राइट? इसके अलावा हमने एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग को भी लिया था। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारा कितना था? प्रीवियस ईयर में हमारे पास था 75,000 और अभी हमारे पास है 1,25,000, मतलब हमारे पास जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? वो आया 50,000 का। क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ। जैसे ही लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है, कैश ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब अब जो हमारा ऐड का बनेगा वो क्या बनेगा? दैट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या बन जाएगा दोस्तों? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है दोस्तों? यहाँ से हम कितना ले लेंगे? 50,000 रुपीज़ ले लेंगे। क्लियर है? अब ये दोनों ऐड के हैं, ये दोनों लेस के हैं। मीन्स 1,50,000 में से अगर हम 65,000 माइनस कर दें, 1,50,000 में से अगर हम 65,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? मेरे हिसाब से आ जाएगा 85,000। वैल्यू प्लस में आएगा। मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दोस्तों याद होगा हमने कुछ देर पहले एक ट्रिक की बात की थी। देखिए हमने ये चीज़ करा था जिसमें हमने सबके नाम कर दिए थे, ए, बी एंड सी एंड डी नेट चेंज था। अब हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आ चुका है विच इज़ 85,000। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। अब हमें बी और सी, ए में से कोई एक ही आइटम ढूँढना होगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो हम ए आई की जगह हम पहले बी आइटम ढूँढते हैं। क्यों बी आइटम ढूँढते हैं दोस्तों? क्योंकि इन्वेस्टिंग हमेशा ईज़ी जो है माना जाता है। तो ईज़ी करने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम सिर्फ लेंगे नॉन करंट असेट्स। किसको लेंगे दोस्तों? नॉन करंट असेट्स को। तो नॉन करंट असेट्स के लिए हम क्या करेंगे? नॉन करंट असेट्स के लिए हम लेंगे सीधा-सीधा जो हमारे पास वैल्यू है उसके हिसाब से लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये नॉन करंट असेट्स बनता है। चलिए सबसे पहले लेंगे नॉन करंट असेट्स। ये आपको दिख रहा होगा नॉन करंट असेट्स। अब इस नॉन करंट असेट्स में हमें क्या दिया गया है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल असेट्स। उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप देखेंगे
जो आपके पास प्रीवियस ईयर में अमाउंट था वो था 4,50,000। अब जो अमाउंट है वो है 6 लाख, मतलब कितने से इंक्रीज़ हो गया? तो ये आपका बढ़ गया 1,50,000 रुपए से, 1,50,000 रुपीज़ से। हमें इसमें जब हम जाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट, तो आप देखिए, अगर आप सिर्फ़ यहाँ से क्वेश्चन करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। हमें ढूँढना है नोट टू अकाउंट में। अब नोट टू अकाउंट में मिलेगा कैसे? तो नोट टू अकाउंट में देखिए, इसमें जब 5 नंबर लिखा है, तो हम 5 नंबर पे सबसे पहले जाते हैं। इस 5 नंबर में हम क्या करते हैं, मशीनरी का जो अमाउंट है वो चेक करते हैं। कितना है? 7,37,500 एंड 5,25,000, राइट दोस्तों? मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको यहीं पे माइनस कर लें, 7,37,500 माइनस 5,25,000, इसका मतलब क्या हुआ? दैट विल बी 2,12,500। आई होप आई एम राइट। सो आप लोग भी एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मुझसे ही गलती हो जाए, पर ऐसा उम्मीद तो है नहीं। स्टिल चलिए देखते हैं। तो 2,12,500। एक और टिप्स आप याद रखें हमेशा एग्ज़ाम के लिए, जब भी आप एग्ज़ाम में जब भी आप याद रखें, एग्ज़ाम में जब भी आप करेंगे, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखें, क्या? कि आप एक बार ये चेक कर लीजिए, 7,32,000 या 37,000 है, वो अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन गलती होता है। मैं आपसे टिप्स की बात कर रहा था। टिप्स में याद रखिए कि कैलकुलेशन हमेशा, जो आपका कैलकुलेशन है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि कैलकुलेशन अगर आप लेंथी टाइम में करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी कि आप कभी भी इसको ठीक तरीके से कर नहीं पाएँगे। ओके? सो जो हम जितनी जल्दी आप प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो 2,12,500 का आपका टोटल वैल्यू आया किस चीज़ का? तो आपका नेट परचेज़ का। दिस इज़ कॉल्ड परचेज़। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करें? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी हम बिल्कुल काम नहीं लेंगे। इसका हम काम लेंगे कहाँ पर? तो डायरेक्टली हम काम लेंगे इसका हमारे दूसरे वाले टॉपिक मीन्स नॉन कैश एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की जैसा हम पता है कि सिर्फ़ एक ही अमाउंट हमारे सामने निकल के आया है, वो है कौन-सा? वो है कौन-सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ़ एक चीज़ निकल के आया है, जो कि है हमारा सिर्फ़ परचेज़ ऑफ प्लांट, इक्विपमेंट एंड एक्सेट्रा। मीन्स टेंजिबल असेट्स के बारे में बताया था, जो कि हमने कितना कैलकुलेट किया था? 2,12,500। दैट्स इट। इसके अलावा हम एक बार चेक कर लेते हैं और हमारे बैलेंस शीट में कुछ और तो नहीं छूट गया, अदरवाइज़ फिर हमें वापस आना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, फिर हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखें दोस्तों, इसका मैंने इन्वेस्टिंग पर एक वीडियो बनाया है। 10 मिनट का कांसेप्ट है, आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। अब ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जो है, मतलब कि आप किसी को लोन दे रहे हैं, किसी से एडवांस हो रहा है। यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में था वो था 1,00,000 रुपीज़ और अब हो चुका है वो 2,00,000 रुपीज़, मीन्स 1,00,000 रुपए बढ़ गया। जैसे ही असेट्स बढ़ा, पैसा गया, असेट्स कम हुआ, पैसा आ गया। पैसे का असेट्स के साथ बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल उल्टे चलते हैं दोनों इधर-उधर। तो आप बस ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या हुआ, मीन्स हम यहाँ पर एक और चीज़ लेस करेंगे और लेस करेंगे क्या? तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ओके? यहाँ पे कितना अमाउंट से बढ़ा? 1,00,000 रुपए से बढ़ा। चलिए 1,00,000 रुपए मैंने यहाँ पे भी लिख लिया। टोटल अमाउंट मेरा हो रहा है 3,12,500। अब इसका नाम मैं क्या दे दूँगा? ये दोस्तों देखिए, ये दोनों के दोनों माइनस में हैं। अब माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो बच्चा-बच्चा जानने लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम जब बात करेंगे, कैश फ्लो तो हो नहीं सकता। फ्लो तो तब होता जब हमारे पास आता। यहाँ तो कैश यूज़ हो गया है। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से हमें 3,12,000 का माइनस अमाउंट मिल गया। मतलब फिर से पुराने वाले ट्रिक पे चलते हैं। उसमें क्या किया हमने? यहाँ पे लिख दिया 3,12,500 का अमाउंट और ए को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम ए की वैल्यू ईज़िली निकाल सकते हैं। कैसे? तो बहुत सिंपल सा तरीका है।
इन दोनों को पहले माइनस कर देते हैं। चलिए देखते हैं माइनस करके, 3,12,500 माइनस 85,000 हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 500 तो ऐसे ही आ गया। ये कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे ये 0 बचा, मतलब 2 बचा, और ये 2 बच गया, मतलब 2,27,500 हमारे पास माइनस का वैल्यू है, और ये आ रहा है 25,000 हमारा प्लस का वैल्यू। ए को माइनस करना है बस। अब इसको अगर मैं इधर प्लस कर दूं तो क्या आंसर बन सकता है हमारा? ऐसा मुझे तो लगता है। तो ए की वैल्यू आ सकती है 2,52,500। ये ए की वैल्यू है। ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए कितना कमाल की बात है, मैंने ऑपरेटिंग बिल्कुल सॉल्व नहीं किया। आप अक्सर डरते हैं कि ऑपरेटिंग ही सॉल्व नहीं हो रहा, सर ऑपरेटिंग का आंसर नहीं आ रहा, हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैसे निकालें? तो मत करिए ना ऑपरेटिंग पहले। क्यों कर रहे हैं आप ऑपरेटिंग पहले? आप सीधा-सीधा एक काम करिए, आप सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है दोस्तों, कितना आंसर आ गया था हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं हम फटाक से। मेरे हिसाब से तो 2,52,500 था। ये देखिए, राइट? तो अब इसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 2,52,500 हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्लो का। ओके? जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि इसको बहुत ही क्लियरली क्या किया हमने, पहले फाइनेंसिंग कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया? उसके बाद हमने कर लिया इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद हमने कर लिया ऑपरेटिंग। ठीक है दोस्तों? अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि 2,52,500 आएगा कैसे? दैट्स इट। मीन्स हम जाते हैं सबसे पहले, अब फिर से अब इसमें एक काम करते हैं। आप चाहें तो उल्टा भी जा सकते हैं ऑपरेटिंग में। आप चाहें तो ऑपरेटिंग में उल्टा भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप सीधा चलिए यहाँ से। सिर्फ ऑपरेटिंग में आप सीधा चलिए। कैसे? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सरप्लस क्लोजिंग। सरप्लस क्लोजिंग कितना है हमारा, वो चेक करना होगा हमें सरप्लस क्लोजिंग हम। अब जो भी बचा है, जो भी मैंने हाइलाइट नहीं किया है, वो सारा का सारा पार्ट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। जितनी भी चीज़ें मैंने आपके हाइलाइटेड नहीं की है, आपके पेपर में आपके क्वेश्चन जो है उसमें हाइलाइट नहीं किए, वो सारा पार्ट आपका ऑपरेटिंग का हो जाएगा। बस उसको सही तरीके से रखना है। तो सबसे पहले हम सरप्लस ढूँढते हैं। सरप्लस देखिए, पहले 25,000 माइनस में था, अब 1,00,000 प्लस में आ गया। मतलब 25,000 का लॉस था लास्ट ईयर, इस साल 1,00,000 का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट दोस्तों कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,25,000। तो चलिए आप इसको और समझ जाइए बेहतर ढंग से। जब भी हम लेस लिखते हैं और उसके साथ ब्रैकेट लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली माइनस की चीज़ प्लस में हो जाता है। अब लेस के साथ हम क्या कर रहे हैं, सरप्लस ओपनिंग कर रहे हैं। जबकि हमने पिछले जो हमने इस वाले आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमने माइनस लगाया है, वो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए लगाया है बच्चों। ये लेस के साथ जो ब्रैकेट लगाया है वो माइनस सिर्फ़ समझाने के लिए लगाया है। यहाँ मैं लेस लिख चुका हूँ तो इसलिए मेरे को ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी गलती ना कर दें कि ब्रैकेट भी लगाएँ और माइनस भी लिखें। तो ये गलती कभी ना करें। आपने लेस लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो लेस ही करना है। ठीक है? ये गलती ना करें। मैंने आपको सिर्फ़ समझाने के लिए कर रहा था, फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ। तो ओपनिंग में हमने लिखा कितना, 25,000 लेस में। ठीक है दोस्तों? मतलब कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,25,000 सरप्लस। सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। तो सबसे पहले जो हम ऐड करेंगे, वो करेंगे एज़ यूजुअल टैक्स। टैक्स कौन-सा यूज़ करेंगे? याद रहे, जब भी आपकी बुक में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हो, इसका मैंने एक शॉर्ट बनाया हुआ है, छोटा-सा, कि प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट सिंपल सा ये होता है कि जो आपका प्रीवियस ईयर होता है, वो पेड माना जाता है, मतलब माइनस मानेंगे हम माइनस मानेंगे, और जो करंट ईयर है, वो ऐड किया जाता है। जो करंट ईयर है, वो ऐड किया जाता है, और प्रीवियस ईयर को क्या किया जाता है? पेड किया जाता है। ठीक है? अब हमें करना क्या है? तो प्रीवियस ईयर वाला जो है, उसको हम बाद में करेंगे ट्रीट, पहले करंट ईयर। कितना है? 1,25,000। ये हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 1 लाख के साथ ऐड कर देते हैं। कितना? हमारा कितना था, जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का था, वो कितना था? वो था हमारा 1,25,000। ओके, तो 1,25,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया कि मैंने प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी वीडियो बनाया। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमने फाइनेंसिंग में पहले लेस किया। अब हम
प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं, प्रपोज़्ड डिविडेंड। प्रपोज़्ड डिविडेंड हमने पहले फाइनेंसिंग में लेस किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। कितने से करेंगे ऐड? तो चलिए देख लेते हैं। या तो आप जाके नोट्स में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप जाके नोट्स में देखिए कि हमने कितना ऐड किया, ये जो हमने किया था 50,000। या तो आप इसका एक और तरीका ये है कि जो आप फाइनेंसिंग में लिखते हैं, डायरेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप चले जाइए और फाइनेंसिंग में ढूँढ लीजिए कि आपने प्रपोज़्ड डिविडेंड कितना लिखा था। 50,000 लिखा था, तो आप यहाँ पे आके 50,000 ईज़िली लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो आपने 50,000 भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसके अलावा और कुछ नहीं बन रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ नहीं बन रहा है। मतलब अगर हम इसको बेस बनाएँ, इसको इनको केवल बेस बनाएँ, तो वो क्या बन रहा है? इसको और ऐड करके हम बाहर कर देते हैं। मीन्स 1,75,000 को हम ऐड कर देते हैं। आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ मतलब ये हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमारा टोटल हो गया। राइट दोस्तों? अब एक बात का ध्यान रखें इसमें, आपको करना क्या है, आप जब भी इस तरह के करते हैं क्वेश्चन तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है दोस्तों कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाए, तो सबसे पहले आप उसको बेस बना लीजिए। ये वर्किंग नोट की तरह भी आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक हेडिंग डाल देते हैं, व्हिच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना आ गया था दोस्तों हमारा? ये था हमारा 3 लाख रुपीज़। मैं आपके लिए यहाँ पर एक दूसरे कलर का लिख रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। अब जो सबसे पहला हेडिंग आएगा, वो आपका हेडिंग आएगा, जो सबसे पहला हेडिंग आएगा वो आएगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो क्या हो गया नॉन कैश में? सबसे पहले नॉन कैश में आप जो ढूँढेंगे वो ढूँढना डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी कभी ढूँढने का मौका मिले तो डेप्रिसिएशन ढूँढना। डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा हमेशा कहाँ पर? डेप्रिसिएशन हमेशा आपको मिलता है यहाँ पर, ये रहा। अब देख सकते हैं डेप्रिसिएशन। पहले कितना था? 75,000, अब कितना हो गया? 1,37,500। कितना हो गया? 175,000 पहले था, अब कितना है? 1,37 अब 1,37,500 की वैल्यू हो गई है। दैट मीन्स कि आपका बढ़ा कितना है? तो 50 + 12 = 62,500 से बढ़ गया है। ठीक है? मीन्स हम यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे सबसे पहले। कितना? 62,500 हम ऐड कर देंगे। दोस्तों आप थोड़ी देर के लिए हम कैमरा बंद रखते हैं, अदरवाइज़ आपको जो नीचे का अमाउंट है क्लियर नहीं हो पाएगा विज़िबल। और मैं जानबूझ के ये रखा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ताकि आपको याद रहे कि हमको ऑपरेटिंग आंसर लाना क्या है। तो नॉन कैश में हम सबसे पहले जो ऐड करेंगे, जो चीज़ ऐड का आइटम है वो क्या हो गया दोस्तों? वो हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया था? 62,500, राइट? 62,500। नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करने की वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसको कहाँ से ढूँढे सर? कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिए या सबसे अच्छा तरीका है, चले जाइए नीचे, देख लीजिए फाइनेंसिंग में, शायद फाइनेंसिंग में आ जाए, फाइनेंसिंग में आंसर हमें मिल जाए। ये रहा फाइनेंसिंग आंसर, बहुत बढ़िया, 15,000 रुपये हमें मिला हुआ है। तो हम 15,000 उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, 15,000। अब गुडविल जैसी कोई चीज़ दी नहीं है इसमें, क्वेश्चन में किसी भी तरह से गुडविल नहीं दिया हुआ है, जो हम अमोर्टाइज़्ड करें। अब जब अमोर्टाइज़्ड करना ही नहीं है, तो फिर उसकी तो बात ही नहीं है, तो गुडविल को अमोर्टाइज़ करना नहीं है। हमने सारी चीज़ें इसमें से ले ली हैं, ठीक है? दोस्तों एक छोटा-सा इसमें हुआ है, एक आपका फाइनेंसिंग का जो आंसर है, उसमें आप देखेंगे कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट सब कुछ ले लिया था, सब कुछ देख लिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख लिया था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिख लिया था, क्लियर हो गया था। बस मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या किया है कि मैंने हाइलाइट नहीं किया है। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ होंगे कि सर आपने लिया कि नहीं लिया? ये मैंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग यहाँ पे हाइलाइट कर दिया था, बट आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ईज़िली कन्वीनिएंटली आपको दिख जाए कि मैंने यह कर चुका हूँ फाइनेंसिंग में, ठीक है? ये फाइनेंसिंग में हम लोग कर चुके हैं, तो इसको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर हमारा
क्या आ जाता है, नॉन कैश क्या आ जाता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना आ गया हमारा टोटल, ये हमारा टोटल हो जाता है 77,500। ओके, तो 77,500 अगर हम इसमें प्लस कर दें सबसे पहले 3 लाख में, तो कितना आ जाता है दोस्तों, विच इज़ 3,77,500। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर नॉन कैश, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये भी मत लिखिए आप, आपको और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर मैं इस तरह से लिखूँगा तो। आप ये सब मत लिखिए, आप सीधा लिख दीजिए प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हम आ जाते हैं सबसे पहली चीज़ व्हिच इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यहाँ क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जो आपका करंट असेट्स हो तो उसको माइनस करना है, करंट लायबिलिटी को प्लस करना है। कब? जब बढ़े करंट लायबिलिटी, और करंट असेट जब घटे तब आपको प्लस करना है। ठीक है, तो चलिए करंट असेट सबसे पहले चेक करते हैं। बताइए करंट असेट से करंट लायबिलिटी। चलिए सबसे पहले करंट लायबिलिटी चेक करते हैं। करंट लायबिलिटी में जब देखता हूँ मैं, तो मुझे मिलता है कि मैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैंने ले चुका हूँ, ये रहा। ये तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, क्योंकि ये रहा। एक प्लस कर चुका हूँ, एक माइनस, और आखिरी में माइनस करना है तो अभी कुछ नहीं करते। जब हम देखते करंट असेट्स में, करंट असेट्स में क्या हुआ दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल जो था वो था 2,25,000 का, अब हो गया 2,75,000 का। 2,25,000 का पहले था, अब हो गया 2,75,000 का, मतलब 50,000 से ये बढ़ा है। 50,000 से बढ़ा है मतलब क्या हो गया दोस्तों, 50,000 से बढ़ा है इसका मतलब हमें करना पड़ेगा यहाँ पर लेस, क्योंकि करंट असेट्स बढ़ गया। तो करंट असेट्स बढ़ा मतलब क्या हुआ, हम कर देंगे लेस। तो लिख देते हैं डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स। ओके दोस्तों, करंट असेट्स इंक्रीज हुआ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर रहे हैं। कितना माइनस कर रहे हैं, 50,000 रुपीज़। ये आ गया 50,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होता है, इसके बाद आप लिखेंगे क्या, तो वो लिखेंगे आप प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अगर आप लिखना चाहें तो। अदरवाइज आप सीधा सीधा एक चीज़ कर दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए लेस, यहाँ पे आप लेस लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए टैक्स पेड। अब ये टैक्स पेड कौन सा है, तो ये प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पेड है। यहाँ पे जो हमने टैक्स लिखा था वो कौन सा लिखा था, वो करंट ईयर वाला लिखा था, राइट। यहाँ पे जो हमने टैक्स लिखा वो कौन सा लिखा, प्रीवियस ईयर वाला। कितना था प्रीवियस ईयर वाला दोस्तों, एक बार जाके हम चेक कर लेते हैं कि आखिर में प्रीवियस ईयर वाला टैक्स है कितना। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स था 75,000, ये हमें पे करना है, तो ये भी हमारा माइनस में जाएगा 75,000। मीन्स हमारा कितना माइनस में हो गया ये, 1 लाख, कितना हो रहा है हमारा, 1,25,000, राइट। एम आई राइट? इफ आई एम राइट देन माई आंसर वुड ऑल्सो राइट। अब आप इसको टोटल कर लीजिए दोस्तों, 3,75,77,500 माइनस 1,25,000, आंसर वुड कम एज 2,52,500। दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने आंसर जो ऑपरेटिंग का था वो पूरी मेहनत करने से पहले ही हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया था। कैसे? सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसका मतलब दोस्तों एक बात याद रखें आप, कि जब भी कभी आप कैश फ्लो का पूरा फुल लेंथ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे कितना कमांड है। जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे कमांड होगा, उतना बेहतर आपका ऑपरेटिंग होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऑपरेटिंग का आंसर निकालना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि कभी-कभी एग्ज़ाम में ट्रिक्स भी लगाने पड़ते हैं। हो सकता है कि आप लास्ट में ये चैप्टर अटेम्प्ट कर रहे हैं या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके पास समय ना बचे। ऐसे कंडीशन में आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकाल लिया और ऑपरेटिंग का जाके आंसर लिख दिया और फटाफट आपने चीज़ें पोस्ट भी कर दी, तो कभी-कभी एग्ज़ामिनर सिर्फ आंसर देख के भी मार्क दे दिया करते हैं। स्टेप मार्किंग होती है, सीबीएसई में बिल्कुल अच्छे से होती है, तो आप लोग उस चीज़ पे बिल्कुल ना घबराएँ। 6 मार्क में से अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आप कवर कर लेते हैं और पीबीटी आपको अगर आ जाता है, तो आपके ऑटोमेटिकली 6 में से 4 मार्क पक्के हो जाते हैं। तो इस बात से बिल्कुल ना डरें कि चैप्टर कैसे होगा,
हम आपके लिए और भी चैप्टर के वीडियो लाते रहेंगे। इसी चैप्टर के और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएँगे कि ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ पाएँ कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं। आप जाके मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं जो मैंने कैश फ्लो का पहले बनाया हुआ है, ताकि उसमें केवल इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था। आप जाएँगे इस तरह का एक आपको थंबनेल दिखेगा। आप जाके देखिए उस थंबनेल को कि उस थंबनेल में किस तरह से उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने किस तरह से समझाया हुआ है। तो आपको और भी बेहतर ढंग से चीज़ें इलैबोरेट होती जाएँगी। आज के लिए यही पर हम क्लास को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको किस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू सो मच।